हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि जो गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन नंबर 271 के फर्दर क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको मैं डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस कर लूँ, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन्स हैं और थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज दे आर प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज। सो इस वीडियो में कंसेप्ट के साथ उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली 271 से लेकर 280 तक क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ जो है वो आईएएस गेटवेज का जो एंड्रॉइड ऐप है उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो और लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहां से आप रजिस्ट्रेशन करके एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारी कॉन्कर्डेंट प्रोफाइल होती है that represents for a certain set of external loads to some scale d। ठीक है, तो सबसे पहले यहां दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। फर्स्ट इज कंकर्डेंट प्रोफाइल, सेकेंड इज सर्टेन सेट ऑफ एक्सटर्नल लोड्स एंड थर्ड इज सर्टेन स्केल। ठीक है, तो तीनों को हम लोग अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, और एक हमारा केबल की प्रोफाइल होगी। ठीक है, हर सेक्शन पे हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज प्री स्ट्रेस और एक हमारा प्री स्ट्रेस केबल है जो इसेंट्रिसिटी ई पर लगा हुआ है थ्रू आउट। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रेस होगा, अगर हम एक्सट्रीम टेंसाइल फाइबर पे देखें तो P बाई ए वी आर एज्यूमिंग कि कंप्रेसिव फोर्सेस जो होंगी वो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और इस प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा PE बाई जेड, और उसकी वजह से जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा एक्सट्रीम टेंसाइल फाइबर पे ये कंप्रेसिव होगा माइनस M बाई जेड। M जो है इसके ऊपर अज्यूम कर लिया कि सर्टेन सेट ऑफ एक्सटर्नल लोड्स हैं वो हमारे यूडीएल के फॉर्म में है। ठीक है, तो हमारा प्री स्ट्रेस का बेसिक कंसेप्ट ये था कि जो हमारी एक्सट्रीम कंप्रेसिव फोर्सेस जनरेट हो रही हैं वो इस एक्सटर्नल मोमेंट की वजह से, एक्सटर्नल लोड्स की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसकी वजह से जो एक्सट्रीम टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं उनको ये कंपनसेट कर सके। ठीक है, मेन जो हमारा फंडामेंटल था, एंड दिस कंसेप्ट वाज नोन एज लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो यहां पर जो ये E है, ये इसेंट्रिसिटी हमने यहां अज्यूम किया कि ये कांस्टेंट है, इट वेरीज। ठीक है, इट वेरीज, और जब हमारा जो इसेंट्रिसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट होगा एट एनी सेक्शन इन केस ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। अब हम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम पे आ गए, तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम पे अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जांपल ये है, दिस इज द एग्जांपल। ठीक है, तो यहां पर अगर हम अज्यूम कर लें कि एक हमारा एक्सटर्नल लोड है, थ्रू आउट द लोड लगा हुआ है, और इसकी वजह से हमारी जो बॉटम फाइबर पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी विच इज डेनोटेड बाई M बाई जेड। अगर हम एक्सट्रीम फाइबर पे यहां पे ले लेंगे तो यहां y इज इक्वल टू वाई मैक्स हो जाएगा। और बिकॉज अब हमारा ये कॉन्टिन्यूअस बीम है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है, तो हर सेक्शन पे हो क्या रहा है, हर सेक्शन पे जो हमारा नेट कंप्रेसिव फोर्स होगी, ठीक है, हर सेक्शन पे जो नेट कंप्रेसिव फोर्स होगी यहां पे, ठीक है, यहां पे जो रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स, अगर उन सभी को हम मिला दें, उन पॉइंट्स को हर सेक्शन में मिला दें, तो हमें एक लाइन मिलती है जिसे हम थ्रस्ट लाइन या प्रेशर लाइन बोलते हैं, कि जहां पे जो रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स है हर सेक्शन का वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब हमारी केबल प्रोफाइल इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में उस प्रोफाइल को मैच कर जाती है, ठीक है, एंड विच इज बेसिकली टू सम स्केल रिप्रेजेंट्स द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। ठीक है, अब एक्सटर्नल लोड की वजह से अगर हम कोई एक यूडीएल ले लेते हैं एक कॉन्टिन्यूअस बीम पे, ठीक है, अगर ये हमारा एक्सटर्नल लोड था यूडीएल, तो इसकी वजह से हमारा बेंडिंग मोमेंट कुछ ऐसा आता है,
ये हमारा मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता और ये हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता। ठीक है, ये हम हर सेक्शन पे हमारा बेंडिंग मोमेंट वेरी कर रहा है। उसी तरह अगर हमारी जो केबल प्रोफाइल है वो टू सम स्केल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एक्सटर्नल मोमेंट, यानी E इज इक्वल टू k टाइम्स द एक्सटर्नल मोमेंट। ठीक है, सो दैट कि हमारी ये केबल प्रोफाइल थ्रस्ट लाइन से कोइंसाइड कर जा रही है। ठीक है, तो हमारा अगर ऐसी सिचुएशन होती कि ये हमारी लाइन ऑफ थ्रस्ट है जो डॉटेड लाइन है और केबल प्रोफाइल हम कुछ इस तरह रख लेते हैं, सिंपल अगर केबल प्रोफाइल हम ऐसा रख दें जो बोल्ड में दिख रहा है, तो होगा क्या, इसकी वजह से हमारे कुछ एडिशनल हाइपर स्टैटिक रिएक्शंस जनरेट हो जाएंगी। यहाँ पे जो आप r इज नॉट इक्वल टू 0 देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं हाइपर स्टैटिक। जब आप एनालिसिस करोगे इस प्रोफाइल के लिए तो हाइपर स्टैटिक रिएक्शन जनरेट होंगे और उसकी वजह से हमारा सेकेंडरी मोमेंट्स और एडिशनल आ जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी मोमेंट्स हमारे आ गए, तो दो चीजें हो गई। तो ये जो हाइपरस्टैटिक रिएक्शंस थे बेसिकली यही हमारे सेकेंडरी मोमेंट्स इंड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज सिंपल स्ट्रक्चरल एनालिसिस है ये। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस प्रोफाइल को केबल प्रोफाइल से लाइन ऑफ थ्रस्ट से मैच करा दिया, जहां पर हमारे हर सेक्शन के कंप्रेसिव रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रही थी। ठीक है, तो हुआ क्या, जब हमने फिर एनालिसिस किया तो देखा कि जो हमारे उसकी वजह से रिएक्शंस जनरेट हो रहे थे इस केबल प्रोफाइल की वजह से, बिकॉज यहां पे हमारी प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस रिएक्शन जब ये जीरो हो गया, यानी हमारे जो एक्सटर्नल रिएक्शन जनरेट हुए इसकी वजह से, प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से, और इसकी वजह से जो सेकेंडरी मोमेंट्स हैं वो हमारे जीरो हो गए। ठीक है, तो केबल प्रोफाइल डज नॉट इंड्यूस हाइपरस्टैटिक रिएक्शंस और सेकेंडरी मोमेंट जीरो हो गए, तो ये प्रोफाइल को हम कहते हैं कंकर्डेंट केबल प्रोफाइल। ठीक है, जो कि थ्रस्ट लाइन या प्रेशर लाइन को कोइंसाइड करती है। ठीक है, यहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि द टेंडन इसेंट्रिसिटी इज टेकन एज अ कांस्टेंट टाइम्स द मोमेंट ऑर्डिनेट एट दैट सेक्शन। The bending moment diagram due to external load is drawn based on the condition that deflection at the support is zero. If this bending moment coincide with the primary moment diagram, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था। ठीक है, और अगर हमारा केबल प्रोफाइल इस प्राइमरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से कोइंसाइड कर जाती है तो ये प्राइमरी मोमेंट्स हमारे सपोर्ट्स पे डिफ्लेक्शन नहीं इंड्यूस करेंगे। ड्यू टू दिस नो रिएक्शन विल बी डेवलप्ड एट सपोर्ट्स ड्यू टू प्री स्ट्रेस, hence there will be no secondary moments and the cable profile is known as concordant। इसके तो ये वाली जो प्रोफाइल है हमारी ये नॉन कॉन्कर्डेंट प्रोफाइल है। ठीक है, और ये वाली कॉन्कर्डेंट प्रोफाइल है। ठीक है, तो जितनी भी सुपरइम्पोजिशन ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉन्कर्डेंट प्रोफाइल विल आल्सो रिजल्ट इन कॉन्कर्डेंट प्रोफाइल। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि according to Guan, tendons in statically indeterminate structure placed to coincide with pressure or thrust line do not induce secondary bending moments in the structure। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई, तो इसे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं। शियर फोर्स डायग्राम, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आपको पता है। विलिट मोहर डायग्राम जो है बेसिकली दैट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द अननोन डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द ट्रसेस, बिकॉज ट्रसेस का जो डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस है, डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं, वो हमारा बहुत टीडियस कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ती हैं। उसके लिए हमने एक ग्राफिकल मेथड इवॉल्व किया विच इज नोन फॉर डिटरमाइनिंग दी डिस्प्लेसमेंट्स। इसको हमने आई रिमेंबर कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो मैंने सॉल्यूशंस बनाए हैं गुप्ता एंड गुप्ता के, उसमें इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप वहां से इसे रेफर कर सकते हो। एंड दिस मेथड इज वेरी हेल्पफुल फॉर डिटरमाइनिंग डिफ्लेक्शंस इन ट्रेसेस। जो नॉर्मल एनालिटिक मेथड्स होते हैं वो टीडियस होते हैं, इस वजह से वी हैव शिफ्टेड टू अ ग्राफिकल मेथड। तो ये हमारा एक ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, जिससे हम ट्रेसेस में जॉइंट्स में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा इसमें ऑप्शन 1 होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जो हमारी लॉसेस है प्री स्ट्रेस में ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट वो किसका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक पोस्ट टेंशन मेंबर दिख रहा है। दिस इज बेसिकली आई गर्डर, जिसमें हमने जो टेंडन्स हैं उनको पोस्ट टेंशनिंग से प्रीस्ट्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी हमारा जो कंक्रीट का मेंबर है उसमें हमारे बेसिकली 3 तरीके के टाइम डिपेंडेंट लॉसेस होते हैं। टाइम डिपेंडेंट लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, यानी जो हम इनिशियली
प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स से स्ट्रेसेस इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स देयर इज अ लॉस ऑफ स्ट्रेस। तो वो तीन जो टाइम डिपेंडेंट फेनोमेना है, उसमें हमारा सबसे पहले है दैट इज श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट की वजह से हमारा जो लॉस होगा स्ट्रेस में वो किसमें होगा, बिकॉज प्री स्ट्रेस जो इंड्यूस कर रहे हैं वो स्टील में ट्रांसफर कर रहे हैं और दैट इज सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू द कंक्रीट इंश्योरिंग स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी। ठीक है, तो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट की वजह से हमारा पहला टाइम डिपेंडेंट लॉस होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन स्टील। ये ध्यान रखना है, कंक्रीट में श्रिंकेज की वजह से लॉस हो रहा है प्री स्ट्रेस का स्टील में। एंड स्टील बेसिकली क्या है, हाई स्ट्रेंथ स्टील है, जो हमारे स्टील टेंडन्स है बेसिकली, बिकॉज उसमें ही हमारा हम प्री स्ट्रेस इंड्यूस कर रहे हैं। तो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट हो गया। दूसरा है क्रीप ऑफ कंक्रीट की वजह से हमारा जो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन स्टील होगा। और थर्ड है हमारा स्टील के क्रीप, स्टील में खुद हमारा एक रिलैक्सेशन होता है, बेसिकली इट इज कॉल्ड क्रीप ऑफ स्टील। तो रिलैक्सेशन इन स्टील इज ऑल्सो अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना। तो ये हम लोग अभी जो सब्सिक्वेंटली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें ये वाला जो लॉस है ये सब्सिक्वेंटली डिस्कस कर लेंगे। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट की वजह से अब हमारा ये श्रिंकेज होता क्यों है, इसका रीजन बेसिकली क्या है, दिस इज ड्यू टू प्राइमरली ड्यू टू प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मॉइस्चर। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मॉइस्चर इन कंक्रीट। तो जैसे जैसे हमारा मॉइस्चर लॉस होता जाता है, कंक्रीट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, एंड ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंक्रीट हमारा कंक्रीट श्रिंक करता है। ठीक है, देयर इज अ, इस श्रिंकेज की वजह से, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सर्टेन स्ट्रेन्स आर इंड्यूस्ड, तो उसको हम बोलते हैं श्रिंकेज स्ट्रेन। अब हमारा जब स्ट्रेन आ गया कंक्रीट में, ठीक है, तो श्रिंकेज स्ट्रेन बेसिकली इसको हम डिनोट कर लेते हैं, टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन इज ECS। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें एक ड्राई श्रिंकेज स्ट्रेन होगा और दूसरा हमारा ऑटोजिनस श्रिंकेज स्ट्रेन है। इन दोनों स्ट्रेन को मैंने IS 456 के कोडल प्रोविजंस में एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, वहां पर आप जाके अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ा सकते हैं। तो टोटल जो स्ट्रेन हुआ श्रिंकेज का वो हमारा इन दोनों का समीशन हो गया। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए तो जो ये श्रिंकेज स्ट्रेन हुआ ये कंक्रीट में हुआ, एंड स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ये सेम स्ट्रेन हमारा स्टील में स्ट्रेस लॉस को इंड्यूस करेगा। तो ये हमारा जो लॉस ऑफ स्ट्रेस होगा इस श्रिंकेज स्ट्रेन की वजह से, लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील, लॉस ऑफ स्ट्रेस जो होगा दैट इज ECS, जो कंक्रीट में श्रिंकेज हुआ, श्रिंकेज स्ट्रेन टोटल मल्टीप्लाइड बाई दी, बिकॉज स्टील से हम स्टील में लॉस देख रहे हैं तो वी विल टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। जो भी जिस भी टाइप की हम हाई स्ट्रेंथ स्टील हम यूज करते हैं उस स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, तो वो हम निकाल पाएंगे कि हमारा जो प्री स्ट्रेस में जो लॉस हुआ डेल्टा सिग्मा वो कितना हुआ। तो अगर हमारे पास इनिशियल हमने प्री स्ट्रेस इतना किया था तो हमारा इफेक्टिव प्री स्ट्रेस जो हुआ वो सिग्मा माइनस डेल्टा सिग्मा हुआ। ठीक है, एंड दिस इज ड्यू टू श्रिंकेज। तो हमारा करेक्ट आंसर, अगर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो IS 1343 है इसके कोडल प्रोविजंस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो श्रिंकेज है वो डिपेंड करता है कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे, मेंबर साइज पे, एनवायरमेंटल कंडीशंस पे। तो एक गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो कि मिक्सिंग के टाइम कंक्रीट के हमने कितना पानी कंक्रीट में डाला था। ठीक है, टू द लेसर एक्सटेंट बाय द सीमेंट कंटेंट। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी गिवन एनवायरमेंट में shrinkage of concrete is most influenced by the total amount of water present in the concrete at the time of mixing and to a lesser extent by the cement content। ठीक है, तो प्री टेंशन अगर हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है तो फॉर द एनालिसिस पर्पस वी अज्यूम कि टोटल जो श्रिंकेज स्ट्रेन हो रहा है अप्रोक्सीमेटली ECS जो है वो 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ है, और जो हमारी पोस्ट टेंशनिंग मेंबर्स हैं, पोस्ट टेंशनिंग कर रहे हैं जिनमें, वो 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई T+2। T इज नंबर ऑफ डेज, बिकॉज यहां पे हमारा पोस्ट टेंशनिंग में एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ प्री स्ट्रेस टू द कंक्रीट मेंबर। तो एज ऑफ कंक्रीट एट ट्रांसफर हमें यहां पे लिखना है T डेज में।
ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो श्रिंकेज स्ट्रेन है हमारा प्री टेंशन मेंबर में, वो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो पोस्ट टेंशन मेंबर से ज्यादा है। इसकी वजह से जो हमारे लॉसेस हैं प्री टेंशन मेंबर में, वो हमारे पोस्ट टेंशन मेंबर से ज्यादा होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो प्री स्ट्रेसेस लॉसेस प्री टेंशन मेंबर्स में ज्यादा होंगे, ठीक है। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज ये कहता है कि जो हमारा श्रिंकेज स्ट्रेन है पोस्ट टेंशन कंक्रीट मेंबर में, हम इसको 50% इनहेंस कर सकते हैं ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, सब्जेक्ट टू कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हमारा 0.0003 से एक्सीड ना हो, एंड दिस 50% कैन बी इंक्रीज फॉर ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। तो हमारा करेक्ट आंसर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज बेसिकली modulus of elasticity of steel multiplied by the shrinkage of concrete, and this shrinkage of concrete is basically shrinkage strain, which is composed of dry shrinkage strain as well as autogenous shrinkage strain। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फॉर अ गिवन ग्रेड ऑफ स्टील द लिमिटिंग रेनफोर्समेंट इंडेक्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का यूज कर रहे हैं कि जो हमारा लिमिटिंग रेनफोर्समेंट इंडेक्स है सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के लिए। तो दो चीजें यहां पे दी हुई हैं कि एक ग्रेड ऑफ स्टील हमारा दिया हुआ है, लिमिटिंग रेनफोर्समेंट इंडेक्स हमारा पूछा है, और बीम क्या है, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी रहती है, वी विल डिस्कस इन डिटेल। सबसे पहले हम अगर IS 456 के जो एजम्पशंस हैं उस पर जाएं, और जो हमने एनालिसिस पढ़ा हुआ है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम्स के लिए, तो अगर हम एक बीम लेते हैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है, तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का मतलब ये है कि हमारा टेंसाइल सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो टेंसाइल जो इस रेनफोर्समेंट हमारा नीचे है न्यूट्रल एक्सिस के, और इसकी इफेक्टिव डेप्थ हमने अज्यूम कर ली D है, ठीक है। तो जब हम इस सेक्शन और ये बीम हम अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, इस पे हमारी कुछ एक लोडिंग होगी, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो हम बी मान लेते हैं, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज किया है वो FCK यूज करा है, और जो स्टील का ग्रेड है वो हम मान लेते हैं वो FY स्टील ग्रेड की स्टील यूज की हुई है, ठीक है। तो अगर हम अब स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं IS 456 के हिसाब से, तो जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स आती है, जो वो पर्टिकुलर सेक्शन कंप्रेसिव फोर्स अकोमोडेट कर सकता है फॉर अ गिवन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ हमने मान ली XU है, ठीक है। तो लिमिटिंग डेप्थ जो है वो क्या होगी, XU, जब हमारा XU मैक्स के बराबर हो जाए। XU मैक्स हमने पढ़ रखा है अपने पुराने वीडियोस में कि XU मैक्स हमारा क्या होता है, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ स्टील इट इज गिवन एज 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.005 प्लस 0.87 FY/ES। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पुराने वीडियोस में कि जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो ये है, ठीक है। तो अब हमारा कंप्रेसिव फोर्स अगर ये था तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो निकल के आता है वो 0.362 FCK जो हमारी फोर्स थी, ये हमारी फोर्स है, इंटू B इंटू XU, और जो ये D हमारा कंप्रेसिव फोर्स यहां पर कहीं लग रहा है, इसकी टॉप से हमें विड्थ पता है 0.416 थी, तो इफेक्टिव डेप्थ से हमने 0.416 XU माइनस कर दिया, तो हमारा ये लिमिटिंग, और यहां पे हमारा FY/AST लग रहा है, ठीक है। वी आर अज्यूमिंग कि हमारा HYSD स्टील है, तो 0.87 FY/AST हम लेते हैं, और ये हमारी कंप्रेसिव फोर्स है C, और ये हमारी टेंसाइल फोर्स है TU, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, CU इंटू जो लीवर आर्म बन रही थी उसके हिसाब से ये आ गया। अब जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर निकालें कि हमारा जो सेक्शन है वो कितना लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है गिवन सेक्शन के लिए, तो वो हमारा निकल के आता है, XU को हम XU मैक्स से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये बन जाएगा 0.362 FCK B XU मैक्स D माइनस 0.416 XU मैक्स। इसको अगर हम रीऑर्गेनाइज कर लें, ठीक है, तो MU लिमिटिंग
बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाता है 0.362 XU max बाई डी 1 माइनस 416 XU max बाई डी। ठीक है, अब गिवन रेनफोर्समेंट के लिए FE 250 हो या 415 हो या FE 500 हो, उसके लिए हमें XU max बाई डी हम निकाल सकते हैं और सब्स्टिट्यूट करके ये हमारा एक पैरामीटर निकल के आया विच इज बेसिकली नॉन डायमेंशनल फॉर्म। तो इसको हम कह सकते हैं नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है। ठीक है, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, इसको हम K से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस MU लिमिटिंग, ठीक है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी भी सेक्शन के लिए जो हमारा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इस लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए एक हमारा लिमिटिंग टेंशन रेनफोर्समेंट भी होगा कि हम कितना मैक्सिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए हमारा परसेंटेज जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, 100 AST लिमिटिंग डिवाइडेड बाई जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है BD। दिस इज द परसेंटेज के फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं। तो ये इसके अगेंस्ट में आ रहा है। अब हम आपको दूसरी इक्वेशन, आपको ये पता है, अगर हम लिमिटिंग कंडीशन में कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को बैलेंस करें, यानी 0.362 FCK B XU max इज इक्वल टू 0.87 FY AST लिमिटिंग। ठीक है, इस AST लिमिटिंग की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। AST लिमिटिंग इज इक्वल टू 100 PT लिमिटिंग डिवाइडेड इज इक्वल टू PT लिमिटिंग इंटू BD। सॉरी, ये 100 यहां नहीं आएगा, PT लिमिटिंग इंटू BD डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हमने यहाँ AST लिमिटिंग की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी। तो वी कैन गेट कि जो हमारा लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट है वो है 41.61 FCK अपॉन FY मल्टीप्लाइड बाई XU max बाई D। तो आप देख सकते हैं कि जो लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है FCK FY के रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, इसको फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आती है विच इज दिस इक्वेशन। जो हमारा FCK बाई FY था उसको हम इधर ले आते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है। इसमें जो ये वाला पैरामीटर है आपका, दिस पैरामीटर विच इज बेसिकली PT लिमिटिंग FY अपॉन 100 FCK, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रेनफोर्समेंट इंडेक्स फॉर लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग रेनफोर्समेंट इंडेक्स बोलते हैं PT लिमिटिंग, जो लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट है, मल्टीप्लाइड बाई FY अपॉन FCK डिवाइडेड बाई 100। तो हम कह सकते हैं कि दिस इंडेक्स RI लिमिटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FY अपॉन FCK। किसी बुक में FCK अपॉन FY दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लिमिटिंग रेनफोर्समेंट इंडेक्स है वो ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब जब इसको हम टैबुलेट करते हैं फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील, फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फॉर गिवन ग्रेड ऑफ स्टील, क्वेश्चन में पूछा गया गिवन ग्रेड ऑफ स्टील जो है, उस केस में जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ लिमिटिंग परसेंट, जो हमारा लिमिटिंग रेनफोर्समेंट इंडेक्स है वो ये है, वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो हमारा हमेशा इसके प्रोपोर्शनल होगा, FY अपॉन FCK के। ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0.2196 होगा, 415 के लिए 0.19 होगा और FE 500 के लिए 0.19 होगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टोटली डिपेंड कर रहा है हमारा, अगर स्टील हम फिक्स कर लें, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रेड ऑफ स्टील हमारी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि रेनफोर्समेंट इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई FCK। ठीक है, बट अगर यहां पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इस तरह का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ प्रोपोर्शनल टू बोल रहा है, तो इट इज
बेसिकली प्रोपोर्शनल टू दिस ऑप्शन। जो ऑप्शन सी है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो ये है वो ये है कि जनरली जो लिमिट, अगर सिर्फ क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि सिर्फ द लिमिटिंग रेनफोर्समेंट इंडेक्स किसके प्रोपोर्शनल है तो एफ आई एफ सी के इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बिल्कुल बिना दिमाग लगाए। और जो ग्रेड ऑफ स्टील अगर गिवन है तो उस केस में इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/FC। गुप्ता एंड गुप्ता में ए आंसर दिया है विच इज नॉट करेक्ट, इसको आपको ध्यान रखिए। और रेफरेंस के लिए मैंने बुक का स्क्रीनशॉट भी लगाया है। और इस लिमिटिंग एनफोर्समेंट इंडेक्स को हमारा SP16 जिसमें हमारे डिजाइन एड्स दिए हुए हैं IS 456-2000 के, उसमें भी ये टर्मिनोलॉजी यूज की है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस इंडेक्स। ठीक है, तो जो ये पैरामीटर आपको दिख रहा है दिस इज बेसिकली रेजिस्टेंस इंडेक्स, जिसको हमने सिमिलरली लिमिटिंग रेनफोर्समेंट इंडेक्स बोल रहे थे, रेजिस्टेंस इंडेक्स भी बोल रहे हैं इसको। ठीक है, तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये हमारा नॉन डायमेंशनल पैरामीटर हो गया, ये हमारा लिमिटिंग रेनफोर्समेंट इंडेक्स हो गया। यहां पर बस डिफरेंस ये कि 100 से जो डिवाइड करना था वो हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेशियोज हमारे सेम आएंगे। तो कहीं पर आपका 100 FCK दिया हुआ है, परसेंटेज का सिर्फ अलाइनमेंट वो थोड़ा सा वेरिएशन है रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में, तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि while applying the Winter and Pies method of analysis to folded plates, तो हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो फोल्डेड प्लेट्स बेसिकली क्या होती हैं हमारी, दीज आर असेंबलीज ऑफ फ्लैट प्लेट्स। फ्लैट प्लेट्स की हमारी असेंबली होती है विच आर रिजिडली कनेक्टेड along their edges in such a way that a structural system capable of carrying loads without the need of additional supporting beams along the mutual edges। ठीक है, ये हमारा कुछ आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डेड स्ट्रक्चर जो है वो दिए हुए हैं बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल शेप। हमारे फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर्स प्रिज्मेटिक, पिरामिडिकल, प्रिज्मोइडल शेप के हो सकते हैं, फोल्डेड प्लेट फ्रेम स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और टेपर्ड फोल्डेड प्लेट्स भी हो सकती हैं, और स्पेशल फोल्डेड प्लेट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर्स वो असेंबलीज हैं हमारी फ्लैट प्लेट्स या स्लैब्स की जो कि डिफरेंट ओरिएंटेशंस में हमने फोल्ड की हैं और अलोंग देयर लॉन्गिट्यूडनल एजेस वो यूनाइट हो रही हैं। ठीक है, दिस अरेंजमेंट, हमारा ये अरेंजमेंट आया क्यों, बिकॉज दिस अलाउज द सिस्टम टू विदस्टैंड लोड विदाउट रिक्वायरमेंट फॉर एक्स्ट्रा सपोर्टिंग बीम along the mutual edges के along हमें कोई एडिशनल मेंबर की जरूरत नहीं है लोड कैरी करने के लिए। ठीक है, दे आर सेल्फ सफिशिएंट टू कैरी दी लोड्स। ठीक है, तो सिंपल मेथड जो हमारे पास एनालिसिस के लिए अवेलेबल है जो हम सेल्स में अप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज बीम मेथड, जो अज्यूम करता है कि हमारा लोडिंग के बाद हमारा जो क्रॉस सेक्शन है उसका डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है बिकॉज इसका जो एनालिसिस है सिंपल है, इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं। एंड दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन लीनियर वेरिएशन इन स्ट्रेस ओवर द सेक्शन। अब हुआ क्या कि 1947 में जी विंटर एंड एम पाई दो पर्सन थे, इन्होंने एक मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच डेवलप की फॉर डिजाइनिंग फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर इन यूनाइटेड स्टेट्स। 1947 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो यहां पर ये कहते हैं कि इट ओनली अप्लाइज, इसका रिस्ट्रिक्शन क्या था कि ये थ्योरी जो थी विंटर एंड पाई की जिसका हम एनालिसिस के लिए यूज कर रहे थे शॉर्ट फोल्डेड प्लेट्स के लिए एप्लीकेबल था। ठीक है, जिसके लिए हमने अज्यूम क्या किया, ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट्स जो हैं वो हमने डिसरिगार्ड कर दिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन हुआ कि इसका एनालिसिस हमने शॉर्ट फोल्डेड प्लेट्स के लिए यूज किया और ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट्स डिसरिगार्ड कर दिया विदाउट नोटिसेबली इंक्रीजिंग इनएक्यूरेसी। ठीक है, तो शॉर्ट फोल्डेड प्लेट्स किन सिचुएशंस में हम एज्यूम करेंगे, जब हमारा जो स्पैन डेप्थ रेशियो है वो लेस देन 4 है, यानी L/D रेशियो जो है फ्लैट प्लेट्स फोल्डेड प्लेट्स के लिए वो लेस देन 4 है, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि इट इज अ शॉर्ट फोल्डेड प्लेट। तो शॉर्ट फोल्डेड प्लेट्स के लिए वी हैव इग्नोर्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जंक्शन एट द हिप्ड प्लेट। तो यहां पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि मिनिमम क्लियर कवर हमारा मेन स्टील बार्स के लिए स्लैब्स, बीम, कॉलम्स और फुटिंग में हम कितना लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए 95 ईयर्स में क्वेश्चन आया था, उस समय हमारा ये IS 456 2000 नहीं आया था, तो उस समय जो प्रोविजंस पूछे जाते थे वो 1978 का जो हमारा वर्जन था कोड का उससे पूछे जाते थे, जो कि अभी के कॉन्टेक्स्ट में वैलिड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी के कॉन्टेक्स्ट पे दे आर नॉट वैलिड। ठीक है, तो वैलिड क्या होंगे, जो हमारे IS 456 जो 2000 का के प्रोविजंस हैं अलॉन्ग विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स वो अप्लीकेबल होंगे। तो IS 456 2000 वर्जन में जो क्लियर कवर है ये टर्मिनोलॉजी हम यूज नहीं करते, जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जो हम डिजाइन ड्राइंग्स में यूज करते हैं दैट इज नॉमिनल कवर। ठीक है, तो नॉमिनल कवर इज बेसिकली द क्लियर कवर। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस, जिसमें हम प्लास्टर और फिनिशेस नहीं इंक्लूड करते, टू द नियरेस्ट सरफेस ऑफ रेनफोर्सिंग बार। ये मैं बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन थ्रू माई वीडियोज एंड लेक्चर्स ऑफ IS 456 जो मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप उनको अगर देखेंगे तो विल अंडरस्टैंड कि हमारा नॉमिनल कवर क्या होता है। अब तो जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो नॉमिनल कवर है IS 456 ने दो क्राइटेरिया से हमारे नॉमिनल कवर्स लेट डाउन किए हैं। पहली है ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, पहली ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, दूसरी हमारी फायर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इन दो क्राइटेरिया से हमारा जो मिनिमम कवर है वो गवर्न होता है। ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आती है हमारी एक्सपोजर कंडीशन पे कि डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन में हमारा आपको क्या कवर रखना है। ठीक है, तो माइल्ड के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 20 mm है, मॉडरेट के लिए 30 mm है, सीवियर के लिए 45 mm है, वेरी सीवियर के लिए 75 mm 50 mm है और एक्सट्रीम के लिए 75 mm। तो ये हमारा जो है कवर है ये मिनिमम कवर है किसी भी मेंबर के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ टाइप ऑफ मेंबर नहीं स्पेसिफाई है कि वो स्लैब है, बीम है या कॉलम है। ठीक है, और अगर हमारा जो रेनफोर्समेंट बार है, मेन रेनफोर्समेंट बार है जो टेंशन रेनफोर्समेंट हम बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं, अगर हमारा वो 12 mm डायमीटर बार तक है तो हम अपना जो नॉमिनल कवर है माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में वी कैन रिड्यूस इट बाय 5 mm। तो हम 15 mm यूज कर सकते हैं अगर हमारा जो डायमीटर है माइल्ड रेनफोर्समेंट का वो 12 mm से कम है या उसके बराबर है। ठीक है, और जो एक्सपोजर कंडीशन सीवियर और वेरी सीवियर है उसमें 5 mm का रिडक्शन कर सकते हैं अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट M35 mm से ज्यादा है। ठीक है, और जो हमारा टॉलरेंस है नॉमिनल कवर में वो +10 mm 0 mm है। ठीक है, तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या कहती है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये कहती है फायर रिक्वायरमेंट कि हमारा अगर मेंबर का रेजिस्टेंस, अगर हम मिनिमम फायर रेजिस्टेंस आपको 30 मिनट्स के लिए डिजाइन करना है, RCC मेंबर मिनिमम 30 मिनट्स के लिए डिजाइन करना है, उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के लिए हमारा कवर स्पेसिफाई है। तो आप देखेंगे बीम्स के लिए हमारा 20 mm है, स्लैब्स के लिए 20 mm है, रिब्स के लिए 20 mm है और कॉलम्स के लिए 40 mm है। ठीक है, 20-20-40 mm। ठीक है, तो फुटिंग्स के लिए अगर आप क्लॉज 26.4.2.2 में देखेंगे तो फुटिंग्स के लिए इन्होंने 50 mm ऑलरेडी स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है। ठीक है, और अगर ये नॉर्मल कंडीशन में है, अगर एक्सपोजर कंडीशन हमारी एक्सट्रीम होगी तो फिर हमें 75 mm पे जाना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फुटिंग है और हमारा वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन तक हमारी एक्सपोजर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो मिनिमम 50 mm आपको देना ही देना है। उसी तरह अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार है कॉलम में तो 40 mm आपको देना ही देना है। ठीक है, अगर 200 mm का डायमेंशन है कॉलम का मिनिमम और जो लॉन्गिट्यूडनल बार है वो 12 mm से एक्सीड नहीं कर रहा है तो हम 25 mm कवर भी दे सकते हैं। तो नॉर्मली हमारा जो कवर है वो 40 mm है, फुटिंग के लिए 50 mm है। ठीक है, तो 40 mm हमारा ये वाला जो रिक्वायरमेंट है ये कहां से आ रहा है, इट इज फ्रॉम फायर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये 40 mm हो गया, फुटिंग के लिए 50 mm हो गया। तो हम ये देख सकते हैं कि कॉलम के लिए हमारा 40 mm, तो सीक्वेंस क्या बना, स्लैब बीम के लिए 20 mm हो गया, 20 mm हो गया, कॉलम के लिए 40 mm हो गया और फुटिंग के लिए 50 mm हो गया। तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड लॉजिकल जो हमें फॉलो करना है IS 456 के रिसेंट प्रोविजन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया है कि जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट है
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेन रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली मेन रेनफोर्समेंट हमारा क्या होता है, फ्लेक्चरल रेनफोर्समेंट होता है, जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए। और स्लैब हमारा है क्या है, रेनफोर्स कंक्रीट का स्लैब है, ये मेंशन नहीं है कि इट इज अ 2-वे स्लैब और 1-वे स्लैब, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार्स एट सर्टेन स्पेसिंग, ठीक है। और हमें कहा गया कि 10 mm बार्स को रिप्लेस करना है 12 mm बार से, तो हमारी 12 mm बार्स की स्पेसिंग कितनी होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्लैब का एक सेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको ये वाले जो बार्स दिख रहे हैं विच आर परपेंडिकुलर टू दिस मेन बार, तो ये वाला आपको सॉलिड लाइन दिख रही है, दिस इज बेसिकली दी फ्लेक्चरल एनफोर्समेंट, ठीक है। दिस इज द फ्लेक्चरल एनफोर्समेंट। और आपको जो ये वाले बार दिख रहे हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट है, जो कि बेसिकली हम श्रिंकेज, क्रीप और टेम्परेचर को रजिस्ट करने के लिए डाल रहे हैं परपेंडिकुलर टू दिस मेन एनफोर्समेंट बार, ठीक है। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो हमारा एक बार यहां पर होगा, एक बार यहां पर होगा, एक बार यहां पर होगा, ऐसे करके हमारे बार्स होंगे, ये जो सॉलिड बार्स हैं, ठीक है। अगर इस साइड से हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, ठीक है, इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम कंप्लीट विड्थ थी हमारी, ठीक है। एंड सपोज हमने इधर मान लिया कि ये सपोर्टेड था इधर से, तो ये हमारा मेन फ्लेक्चरल रेनफोर्समेंट हो गया। अब जब भी हम डिजाइन करते हैं तो आपको याद होगा कि जब हमारी डिजाइन कंसेप्ट है उसमें जो हम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं वो पर मीटर लेंथ कैलकुलेट करते हैं। हम 1 मीटर स्लैब विड्थ ले लेते हैं और उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा 1 मीटर स्लैब के लिए, स्लैब विड्थ के लिए जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आता है वो AST आता है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं कि एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट पर मीटर विड्थ। अब अगर आपसे कहा जाए कि एरिया ऑफ 1 बार, ये एरिया ऑफ 1 बार जो है, अगर हम इसका डायमीटर मान लें 5 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका एरिया है वो AB मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ बार्स आपको कितने जरूरत पड़ेंगे, N इज इक्वल टू, आप AST से एरिया ऑफ 1 बार को सिंपली डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और ये नंबर ऑफ बार्स आपकी कितनी लेंथ में लगने हैं, 1 मीटर विड्थ में, बट आपकी विड्थ कुछ और है, ठीक है। तो पर हमने क्या किया, हम 1 मीटर विड्थ के लिए आपने निकाल लिया। अब आपको मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की आपको स्पेसिंग निकालनी थी, SV स्पेसिंग थी, ठीक है। तो SV क्या होगी आपकी 1 मीटर में, आप 1 मीटर से यानी 1000 mm से आप नंबर ऑफ बार्स डिवाइड कर दो, तो ये हमारी mm में स्पेसिंग आ जाएगी। तो इसको आप सिंपली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1000 डिवाइडेड बाई AST, जो एरिया ऑफ स्टील हमारा रिक्वायर्ड है, मल्टीप्लाइड बाई AB, ऊपर चला जाएगा AB जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट कितना रिक्वायर्ड था और AB जो है ये हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ बार ये AB वेरी करेगा, ठीक है। तो गिवन मोमेंट के लिए हमने AST रिक्वायर निकाल लिया, ठीक है। जब AST रिक्वायर निकाल लिया तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेसिंग है वो हमारी वेरी करेगी एरिया ऑफ बार जो हमें प्रोवाइड करना है। एरिया ऑफ बार जो है वो हमारा क्या है, π/4 φ स्क्वायर, डायमीटर अगर हमने 5 मान लिया तो हम ये कह सकते हैं कि SV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ बार जो हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो SV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ स्क्वायर। अब हमारे पास जो S1 स्पेसिंग है वो दी थी कि 10 सेंटीमीटर है और बार का डायमीटर हमारा यूज किया है कितना, 10 mm। अब हमसे पूछा गया कि हमारी स्पेसिंग कितनी है जब हमने बार का जो डायमीटर है वो बढ़ा दिया, उसको हमने 12 mm कर दिया, ठीक है। तो आपकी ऑब्वियस है आपकी स्पेसिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, बिकॉज आपने डायमीटर बढ़ा दिया और इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। तो आपको यहाँ पे S2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, S1 मल्टीप्लाइड बाई φ2 स्क्वायर बाई φ1 स्क्वायर। तो S1 आपका 10 सेंटीमीटर था, ये आपका 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो विल गेट 14.4 सेंटीमीटर। तो ये थ्योरेटिकल जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई वो 14.4 सेंटीमीटर आई,
ठीक है, तो आंसर तो यहाँ 14.4 हो जाएगा। लेकिन जब हम फील्ड में प्रोवाइड करते हैं तो जनरली प्रैक्टिस ये रहती है जो कैलकुलेट होकर आती है, यानी 144 MMI, तो हम इसको क्या करते हैं, नियरेस्ट राउंड ऑफ टू लोवेस्ट साइड में राउंड ऑफ करते हैं, लोवेस्ट साइड में नियरेस्ट राउंड ऑफ 5 mm मल्टीपल। तो हम फील्ड में अगर होंगे तो हम प्रोवाइड करेंगे 140 mm, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकल हमारी कितनी कैलकुलेट होकर आ रही है, 14.4 सेंटीमीटर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का हमने डिफरेंस दिया हुआ है कि क्यों प्रोवाइड करते हैं, वो आप अलग से पढ़ लेना। आई विल शेयर दी PDF। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन समझने के लिए आप IS 456 के जो वीडियो सीरीज है उसमें जो कॉलम्स वाला सेक्शन है उसमें मैंने डिटेल में आपको प्रोविजंस एक्सप्लेन किए हुए हैं। मैं फिर से यहाँ पे जस्ट ब्रीफ में आपको कवर कर देता हूँ कि जो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, ठीक है, तो ये हमारा जो आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं, दीज आर दी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट्स, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम अलाउड रेनफोर्समेंट है वो 6% है, ठीक है, पर जहां पर बहुत कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट होता है हम इस 6% को 4% तक रिड्यूस कर लेते हैं। और जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है IS 456 को ध्यान में रखते हुए, दैट इज, अगर हम कोड के प्रोविजंस को ध्यान रखें तो दैट इज 0.8% ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो यहां पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि कॉलम्स विथ सर्कुलर सेक्शन आर प्रोवाइडेड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ हेलिकल टाइप ओनली। तो हमने बताया था आपको कि ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट दो तरीके के हैं। एक आपका हेलिकल रेनफोर्समेंट है जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, और रेक्टेंगुलर सेक्शन में आपकी जो ये थी लेटरल टाइज थी, ठीक है, लेटरल टाइज हो गई और ये हेलिकल रेनफोर्समेंट हो गया। और साथ ही साथ हमारा पॉलीगोनल लिंक्स भी होती हैं, पॉलीगोनल टाइज भी होती हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि हम सर्कुलर में आपको हेलिकल ही प्रोवाइड करना है। आप यहाँ पर अगर देखोगे 26.5.3.2 में क्लॉज में सीधे सीधे कहा गया है कि द इफेक्टिव लेटरल सपोर्ट इज गिवन बाय ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग्स जो सरकमफरेंशियल टेंशन ले, या बाई पॉलीगोनल लिंक्स जो कि लेटरल ट्राइस फॉर्म में भी हो सकती हैं विथ इंटरनल एंगल्स नॉट एक्सीडिंग 135 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन कोड नहीं देता है। नेक्स्ट आइटम है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ओनली की वजह से गलत हो गया। अगर यहां पर ओनली हटा दोगे तो सही हो जाएगा। स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज कैन नॉट बी मोर देन 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ टाई बार। ये टाई बार जो लिखा है ना वर्ड यहाँ पे, ये गलत है, ठीक है। सही क्या होगा, इट शुड नॉट एक्सीड 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट डायमीटर बार। जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसमें सबसे कम साइज का बार है, ठीक है। तो आपको पिच यानी स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज जो होगा इसमें D मिनिमम लेना पड़ेगा आपको, 16 टाइम्स 5 मिनिमम लेना पड़ेगा जो लेटरल वर्टिकल रेनफोर्समेंट है उसमें जो मिनिमम डायमीटर है, और 300 mm। इसमें से जो लिस्ट वैल्यू होगी उससे जो पिच है वो कम होनी चाहिए, यानी स्पेसिंग कम होनी चाहिए। पिच शुड बी लेस देन द लीस्ट ऑफ द 3 वैल्यूज, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। चौथी बात ये हो गई कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट नीड नॉट टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ लेटरल टाइज, इट शुड बी इन कॉन्टैक्ट। अगर नीड नॉट को भी शुड बी इन कॉन्टैक्ट विथ लेटरल टाइज, पर्पस क्या है, ताकि बकलिंग के अगेंस्ट हमें इफेक्टिव लेटरल सपोर्ट मिल सके, अदरवाइज कॉलम के बकलिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इट विल प्रोवाइड इफेक्टिव लेटरल सपोर्ट। तो इसमें ऑप्शन स्टेटमेंट ए केवल करेक्ट होगा। जो डिटेल डिस्कशन है वो आप IS 456 के कोडल प्रोविजंस को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्जन रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ गिवन RC सेक्शन। तो टॉर्जन रेजिस्टिंग कैपेसिटी बेसिकली टॉर्जनल मोमेंट हमारा कितना कैरी कर सकती है कोई भी रेनफोर्स बीम या रेनफोर्स सेक्शन, वो डिपेंड करता है हमारा बेसिकली 3 चीजों पर, प्राइमरली 3 चीजों पे, कि हमारा जो स्ट्रिप है, जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है वो कितना है, ठीक है, यानी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट हमारा कितना है। फिर उस रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग कितनी है, ठीक है, स्पेसिंग एज वेल एज क्वांटम, कितने बार्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, कितने स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर रहे हो और कितनी स्पेसिंग पे प्रोवाइड कर रहे हो।
फिर दूसरा पैरामीटर है कि जो लॉन्गिट्यूडनल जो रेनफोर्समेंट बार्स हैं दे आल्सो कंट्रीब्यूट इन रजिस्टिंग द टॉर्जनल मोमेंट। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड कर रहे हो उस पर भी आपकी टॉर्जनल कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन स्ट्रिप कैपेसिटी, क्योंकि हमारी जो शियर रेनफोर्समेंट है वो शियर स्ट्रिप्स कम हो जाएंगी। डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूडनल बार, डिक्रीज विथ डिक्रीज इन लॉन्गिट्यूडनल बार्स। ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन स्ट्रिप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप, ये भी गलत हो जाएगा। इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन स्ट्रिप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप, यानी आप स्ट्रिप्स का क्वांटम और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप आप बढ़ा रहे हो, तो ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा। अगर क्लॉज 41.4.3 आप देखते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट फॉर टॉर्जनल मोमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर आप ये वाला फैक्टर नेग्लेक्ट कर देते हैं तो जो एरिया ऑफ शेयर स्ट्रिप्स है दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TU मल्टीप्लाइड बाई SV अपॉन FY। ठीक है, तो अगर आपको ये TU बढ़ाना है तो शेयर रेनफोर्समेंट आपको बढ़ाना होगा, SV के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है TU, तो शेयर स्ट्रिप्स की आपको स्पेसिंग कम करनी होगी तभी हमारा टॉर्जनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपली सपोर्टेड कंक्रीट बीम दी हुई है जिसमें प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P जो दिया हुआ है वो 2500 किलो न्यूटन दिया हुआ है। लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट का यूज करना है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, और इफेक्टिव स्पैन जो है वो 10 मीटर दिया हुआ है, और जो एक्सटर्नल लोड उस पर आ रहा है दैट इज 40 किलो न्यूटन पर मीटर। और हमसे पूछा जा रहा है कि जो केबल की प्रोफाइल है उसमें सेंट्रल डिप कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट में पढ़ते हैं कि जो केबल प्रोफाइल हम इस तरह सिलेक्ट करते हैं कि जो प्री स्ट्रेस मेंबर है उसमें केबल जो है आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें जो फोर्स जनरेट हो रही है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, उसका जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो एक्सटर्नल लोड जो उस पर आ रहे हैं उसको बैलेंस कर ले। ठीक है, ये लोड बैलेंसिंग का कंसेप्ट है। तो जनरली ये देखा गया है कि जो भी एक्सटर्नल लोड होगा, अगर यूडीएल है यहाँ पे सेंट्रल लोड है, तो हमारा जो केबल प्रोफाइल होगी वो इस एक्सटर्नल लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है उससे मैच करती होगी, उस प्रोफाइल को से कोइंसाइड करती होगी। तो उस केस में हमारा जो लोड बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो इसेंट्रिसिटी जो है वो इक्वल है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट लोड्स हैं कुछ इस तरह आ रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ मोमेंट जनरेट हो रहा है। अगर हमारी ये वाली प्रोफाइल है तो हमारा यहाँ पे जो वर्टिकल रिएक्शन केबल पे जनरेट हो रहा है वो हमारा एक्सटर्नल लोड जो W पड़ रहा है अगर P, तो उसको बैलेंस आउट कर रहा है। तो ये अगर हमारी फोर्स P है प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने ये इक्विवेलेंट लोड्स और इक्विवेलेंट सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह विथ नो एंड इंटेंसिटी अगर हमारी पैराबोलिक प्रोफाइल है, यहाँ पैराबोलिक प्रोफाइल हम फॉलो कर रहे हैं बिकॉज ये जो लोड है वो यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, जिसके सेंटर पे हमारा मैक्सिमम लोड कितना है WL²/8। अब हमारी केबल प्रोफाइल जो है वो सेम यही प्रोफाइल फॉलो कर रही है, तो इसका हमने रिएक्शन कंपोनेंट्स P cos अल्फा P sin थीटा कर दिया, और इक्विवेलेंट लोड जो एक्ट करेगा तो एक्सटर्नल इस जगह पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट को बैलेंस आउट करेगा। तो P into E is to be balanced by WL²/8 in case of UDL. In case of this it was balanced by PE into WL/4। तभी यहां पर जो वर्टिकल रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रही थी वो 4PE/L जनरेट हो रही थी, यानी हमारी जो एक्सटर्नल लोड है अगर वो इतना सेम मैग्नीट्यूड का एक्ट करेगा तो दैट विल बी बैलेंस्ड आउट। ठीक है, तो हमारा देख रहे हैं कि यूडीएल जो है वो जो वर्टिकल रिएक्शन फोर्स है केबल में वो यूडीएल की तरह एक्ट कर रही 8PE/L²। ठीक है, तो आप अगर डिप निकालना है तो जो ये सेंट्रिसिटी है सेंटर पे, सेंट्रल डिप पूछ रहा है, तो ये हमें डिप जो है वो E हो गई एट सेंटर, डिप एट सेंटर। तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका WL²/8P। W क्या है हमारा, दिस इज द एक्सटर्नल लोड 40 किलो न्यूटन पर मीटर, यूडीएल है हमारा, लेंथ हमारा 10 मीटर स्क्वायर है,
का स्क्वायर कर दिया, और एक्सटर्नल जो प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स हमारी एक्ट कर रही है दैट वाज 2500, दैट वाज 2500। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 200 mm एज द सेंट्रल डीप, यानी 200 mm की सेंट्रिसिटी से अगर आप केबल प्रोफाइल फॉलो करोगे, डालोगे अपने प्रीस्ट्रेस मेंबर में, तो दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द एक्सटर्नल लोड। तो सेंट्रल डीप आपकी हो जाएगी 200 mm अगर आप लोड बैलेंसिंग का कंसेप्ट यूज करते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्री टेंशन आरसीसी बीम्स में, प्री टेंशन यानी हमारा रेनफोर्स कंक्रीट की प्री टेंशन बीम है, वहां पर मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि जो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट है, वो श्रिंकेज स्ट्रेन जो होता है वो ऑर्डर ऑफ 3 × 10⁻⁻4 होता है एज पर IS 1343। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक भी एक्सप्लेन किया था कि जो रिलैक्सेशन ऑफ स्टील है, यानी क्रीप ऑफ स्टील की वजह से जो स्ट्रेसेस प्री स्ट्रेस लॉस हो रहा है, वो हम इग्नोर नहीं करते हैं। कोड ये कहता है कि हमें प्री स्ट्रेसिंग स्टील में 1000 आवर में 20 डिग्री +- 2 डिग्री सेल्सियस पे जो रिलैक्सेशन लॉसेस लेने हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना हमने प्री स्ट्रेस दिया हुआ है। तो 0.5 FP इज द प्रूफ स्ट्रेस ऑफ द वायर, जो आप हाई स्ट्रेंथ वायर यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको जो परसेंटेज यूज करना है 0 यूज करना है। 0.6 FP पे 3 और 1 यूज करना है नॉर्मल रिलैक्सेशन और लो रिलैक्सेशन लॉस, यानी 5% हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारा लॉस हो जा रहा है जो भी हम प्री स्ट्रेस दे रहे हैं। तो ये ऑलरेडी हमने IS 343 के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें आपको एक्सप्लेन किया है, वहां पर आप रेफर कर सकते हो। थर्ड आइटम है तो ये गलत हो गया, ओनली 1 वायर कैन बी स्ट्रेच्ड एट अ टाइम, ये भी गलत हो गया। हम यहाँ पर जितने भी वायर्स होते हैं सबको एक साथ स्ट्रेच करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो हमने क्या किया, फैक्ट्रीज में जनरली हम ये प्रीटेंशनिंग करते हैं, तो हमने जैकिंग फोर्स से इसको खींच लिया एंड कुछ टाइम तक हम होल्ड करके रखते हैं सो दैट सफिशिएंट टेंशन इज इंट्रोड्यूस, और फिर कास्टिंग करके फिर वायर्स को क्या करते काट देते हैं। तो फिर जो हमने प्री स्ट्रेस इंड्यूस की होती है वो हमारी कंक्रीट में ट्रांसफर हो जाती है थ्रू बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो इवन माइल्ड स्टील कैन बी यूज्ड फॉर प्री स्ट्रेसिंग बिकॉज ऑफ हाई लॉसेस इन माइल्ड स्टील। हमारा जो हम हाई स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील का यूज करते हैं, ना कि माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो प्री स्ट्रेसिंग हमारी स्टील यूज होती है वो 4 कैटेगरीज में यूज होती है एज पर IS 1343। प्लेन हार्ड ड्रॉन स्टील वायर, कोल्ड ड्रॉन इंडेंटेड वायर, हाई टेंसाइल स्टील वायर और अनकोटेड स्ट्रेस रिलीव्ड स्ट्रैंड्स। तो ये 4 तरीके के टेंडन्स और या वायर्स हमारे यूज किए जाते हैं। माइल्ड स्टील हमारी यूज नहीं की जाती इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस्ड स्टील, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन A करेक्ट है हमारा, तो ऑप्शन A पर हम टिक कर देते हैं। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।